आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। नमस्कार, मतदाता जागरूकता के अंतर्गत इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर इस कार्यक्रम को सुना जा रहा है। साथ ही आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, न्यूज ऑन AIR ऐप पर और साथ ही AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल के माध्यम से भी ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है। व्यापक पहुंच है इस कार्यक्रम की ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा श्रोता लाभान्वित हो सके, इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। मैं हूं नीलम मलकानिया और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं हमारे एक्सपर्ट, जिलाधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी नई दिल्ली मैडम ईशा खोसला और साथ ही अनुपमा चक्रवर्ती जी, SDM इलेक्शन नई दिल्ली। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं श्रोताओं कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, आपके जो भी सवाल हैं, उनका जवाब आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये फोन इन कार्यक्रम है। आज का विषय है हमारे कार्यक्रम का शहरी मतदाता और सक्रिय सहभागिता, और इस विषय से जुड़े सवाल आप सीधे हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपको फोन नंबर बता देती हूं। हमारा फोन नंबर है 23421084। दूसरा नंबर है 23422346 और दिल्ली का STD कोड तो आप जानते ही हैं, 011-011। फोन नंबर है 23421084 और दूसरा नंबर है 23422346। तो हमें इंतजार है आपके सवालों का और हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। सबसे पहले ईशा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जैसा कि आज कार्यक्रम का हमारा विषय है शहरी मतदाता और सक्रिय सहभागिता, आमतौर पर ये देखा गया है कि जो शहरों में मतदान का प्रतिशत है वो ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा थोड़ा सा कम रहता है। तो आप कैसे देखती हैं इस पूरे परिदृश्य को? नमस्कार नीलम जी, जैसा आपने बताया कि जो शहर में वोटिंग का परसेंटेज है वो गांव से थोड़ा कम रहता है, क्योंकि जो हमारे शहरी लोग हैं, शहरी मतदाता है, उसके 2-3 वजह है। पहला तो जो शहरी मतदाता है, कुछ लोग गांव से ही आते हैं, तो वो अपना गांव से वोटर ID चेंज नहीं कराते हैं और शहर में रहते हैं, तो उनको कोई लाभ नहीं है। उनको लगता है कि हमारा गांव तो कहीं और है, तो हम यहाँ पर वोट देकर क्या करें जी। दूसरा, शहरी मतदाताओं में थोड़ा ये फीलिंग आ जाता है, जो गांव के लोग हैं उनको लगता है कि हमें जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसका डायरेक्ट लाभ मिल रहा है। शहरी में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमें कहीं इनडायरेक्ट लाभ मिल रहा है और शायद उनको लगता है कि हमें वोट देने से क्या फायदा होगा। इस वजह से भी थोड़ा सा रिलक्टेंस रहता है वोट करने में जी, यानी वो अपने आप को जोड़ नहीं पाते उस पूरी जगह से। अभी आपने बात की कि गांव से शहरों में जब लोग आते हैं तो ये लगातार जो पलायन होता है गांव से शहरों की ओर, ऐसे में जो शहरों की मतदाता सूची है उस पर क्या असर पड़ता है अगर लगातार नाम बदलवाते रहें तो? जैसा आपने लगातार पलायन होता रहता है, तो कुछ लोग तो आके शहर में नाम जुड़वा देते हैं और फिर वापस गांव चले जाते हैं। तो इस तरह से हमें लगातार अपनी जो मतदाता सूची है उसकी त्रुटियां ठीक करनी पड़ती हैं। जैसे अभी पीछे एक हाउस टू हाउस सर्वे है, उसमें फिर हम लोगों ने निकाला कि कितने लोग हैं जो गांव से शहर आए और वापस गांव चले गए, और ऐसे ही काफी लोग थे जो गांव से यहाँ आकर रह रहे थे बट उन्होंने यहाँ तक पर अभी अपना नाम नहीं डाला। तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली हम अपना इलेक्टोरल रोल को अपडेट करते रहते हैं ताकि हमारा जो रोल है अपडेटेड हो और जो व्यक्ति जहां उपस्थित है वहां वो वोट दे पाए जी। अक्सर ऐसा होता है कि मतदाता तो जो चुनाव है उसके आसपास बहुत सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन जो सरकारी विभाग हैं, अलग अलग महकमे हैं, वो पूरे साल काम करते रहते हैं। तो ये जो निरंतर प्रक्रिया चलती है, मैं चाहती हूँ अनुपमा जी आप इसके बारे में कुछ बताएं हमारे लिसनर्स को। पूरे साल भी जब चुनावों की घोषणा नहीं हो रही है या चुनाव नहीं है तब भी वो अपने मताधिकार को लेकर जागरूक रह सकते हैं और कुछ जरूरतें जो उनकी है, कुछ बदलाव अगर उन्हें करवाना है वो करवा सकते हैं। तो हमारे दिल्ली के अंदर वोटर सेंटर्स हैं, तो 70 वोटर सेंटर्स हैं हर एक लोकेलिटी में, हर एक असेंबली के अंदर जी। तो वहाँ पर हमारे वोटर सेंटर्स है, कॉन्टिन्यूस अपडेशन चल रहा होता है वहाँ पे। तो जो भी चाहे अपना जो भी उन्होंने अपने चेंजेस कराने हैं वो फॉर्म फिल करके उनके चेंजेस करा सकते हैं। जो यूथ हैं वो आके अपने मतलब ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और उनकी भी हम एनरोलमेंट कर देते हैं। तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन के समय ही होता है।
बट ये होता है कि इलेक्शन के समय लोग ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं, तो दे आर मोर फॉरवर्ड, आके वो और भी अपना कार्ड जो अपडेट नहीं किया उसको कराने की कोशिश करते हैं। जी, और पहले कॉलर हमारे साथ है इस समय, आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम राजीव है, मैं चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी नमस्कार, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, एक बार आप अपना नाम फिर से बताएं। राजीव हूँ, चांदनी चौक से बात कर रहा हूँ। जी राजीव जी, चांदनी चौक से आप बात कर रहे हैं, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं किसी दल का नाम नहीं लूंगा जी। दिल्ली में 2 मुख्य दलों ने अपने प्रत्याशी आज से 18 दिन पहले घोषित कर दिए जी। और वो लोग, चूंकि होली का फेस्टिवल भी आ गया, वो लोग जगह जगह जाके जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। होली के मंगलमय कार्यक्रम में जा रहे हैं, ट्रेड एसोसिएशन के साथ बैठ के कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, और वो सब उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पे दिखाई दे रहा है जी। उनके कार्यक्रम भी आते हैं, एक दिन पहले वो लोग जा रहे हैं। अभी वो अधिकृत रूप से प्रत्याशी नहीं बने हैं। प्रत्याशी बनेंगे जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल होगा अभी 5 मई को जाके। क्या सवाल है, जल्दी से अपना सवाल आप बस ये है मेरा जी। कि ये जो अब प्रत्याशी घोषित होने से लेकर 5 मई तक उनका अपना जनसंपर्क अभियान तो पूरा हो चुकेगा, और इस बीच में जो खर्चा हुआ है वो खर्चा इलेक्शन कमीशन कैसे उसको देखेगा, वो मेरा सवाल है। जी ठीक है, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। ईशा जी। राजीव जी, आपको बताना चाहेंगे, हाँ, जो इलेक्शन की बुकिंग होती है वो 2 तरह से होती है, एक कैंडिडेट के नाम पर होती है और एक पार्टी के नाम पर होती है। तो अभी जैसे आपने बताया वो प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं तो उनका खर्चा भी अकाउंट में लिया जाता है, वो पार्टी के खर्चा में जाता है अगर वो पार्टी का प्रोग्राम है। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो उसको अलग तरीके से देखा जाता है। जब तक लेकिन वो प्रत्याशी नॉमिनेशन फाइल नहीं कर देता तब तक उसका कैंडिडेट का खर्चा बुक नहीं होता है। बट और भी खर्चा बुक करने के और MCC वायलेशन के और भी प्रक्रिया है जिससे इन सब पे चेक रखा जाता है। जी, और एक और कॉलर हैं हमारे साथ। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। नीलम जी नमस्कार, GS चट्ठा बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। जी। हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार। अभी समाचारों में बताया गया कि बांदीपुरा के जिलाधिकारी द्वारा कबूतर उड़ाकर इसके चुनाव की शुरुआत की गई है, तो आप दिल्ली में कैसे करेंगे? और दूसरा कि शहरी मतदाताओं से आप क्या अपेक्षा करते हैं और उनके लिए क्या नया विशेष कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। शहरी मतदाताओं से क्या अपेक्षाएं हैं? जी ईशा जी। चड्ढा साहब, हम ये चाहते हैं जैसे शहरी मतदाताओं से हमारी अपेक्षा है कि वो भी इस बार आएँ और खूब वोट करें, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएं। अक्सर ये देखा जाता है शहरी मतदाता जो है वोट के दिन छुट्टी मनाने चले जाते हैं, तो हमारी ये अपील रहेगी, इसके लिए हम अपनी स्वीप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, घर घर जाके उनको समझा रहे हैं और बहुत सारे कॉलेजेस स्कूल्स के साथ इन्वॉल्व होकर कम्युनिटी में जाके लोगों को समझा रहे हैं कि वोट करना कितना ज़रूरी है। उनका ये एक दायित्व के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो वोट करें। जैसा अभी आपने बताया कि उन्होंने कबूतर उड़ा के शुरुआत करी, ऐसा ही नई दिल्ली क्षेत्र में भी हम बहुत सारे स्वीप प्रोग्राम कर रहे हैं। इंडिया गेट पे, सेंट्रल पार्क में, स्कूल्स कॉलेजेस में जाके RWS के साथ मिलकर लोगों को ये बताने के लिए कि 25 मई हम सबको वोट करना है। जी, तो चड्ढा जी, मुझे लगता है कि आपको अपना जवाब मिल गया होगा और हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे बाकी श्रोता जो हमें सुन रहे हैं उनके मन में भी अगर कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है तो वो तुरंत हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 23421084, 23422346। तो अपनी जिज्ञासाएं अपने मन में मत रखिए, क्योंकि आज हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं तो आपको एकदम सही जानकारी मिलेगी, समय पर मिलेगी। और हाँ, चुनाव की तैयारियां जो चल रही हैं लगातार, उनका जायजा भी आपके सवालों से हमें मिलता रहेगा। तो ईशा जी, अक्सर हम ये देखते हैं कि जब छुट्टी का जिक्र आया, मतदान के लिए छुट्टी दी जाती है ताकि कोई भी अपने मताधिकार से वंचित ना रहे। ऐसे में अगर कोई दिल्ली का निवासी है व्यक्ति और वो बेंगलुरु या महाराष्ट्र में नौकरी कर रहा है तो मतदान के दिन तो वो आएंगे, ऐसे में उनका जो सफ़र का समय है वो भी छुट्टी में चला जाता है, तो उनके लिए क्या कुछ विशेष सुविधाएं हैं या क्या परामर्श है? इसमें नीलम जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई नौकरी के लिए दिल्ली से बाहर चला गया है तो अगर वो वहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाता है तो उसके पास ये भी ऑप्शन है कि वो वहाँ पर इनरोल करवा ले और यहाँ पर अपना नाम डिलीट करवा ले। लेकिन अगर वो दिल्ली में ही वोट करना चाहता है आकर जी, तो उसको वोट वाले दिन छुट्टी दी जाती है और ये एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बाकी जो 2 आने जाने का दिन है उसको वो अपनी छुट्टी ले और अपना मतदान जो है एक्सरसाइज करे, या दिल्ली में आकर, नहीं तो अपना वोटर चेंज करवा के जहाँ उसकी नौकरी है, जहां वो रह रहा है, वहां करवाए। जी, और कहा भी जाता है ना कि भारत भाग्य विधाता हूँ, मैं जागरूक मतदाता हूँ। तो ये जो गर्व है ये बना रहे, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं और अधिकार भी हैं। और अभी हमारे एक नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। मैडम
आपको एक और बात पूछना चाहता हूँ। आपने ये जवाब तो दिया, बट छुट्टी नहीं मिलती किसी कारण से कि उनके वहाँ पे मतदान दूसरे दिन है, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ दूसरे दिन है, तो वो कैसे करेगा आदमी अपना मतदान? और वो कैसे, और इतना उनके पास वो नहीं बनता कि वो आने जाने का खर्चा वहन करे। तो आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि मतलब ऑनलाइन हो जाए, आप बैलेट पेपर से हो जाए, जैसे फौजियों के लिए होते हैं, पुलिस वालों के लिए होते हैं, ऐसा कुछ हो। जी, तो ये जानना चाहते हैं, इन्होंने ऐड किया है अपना क्वेश्चन कि क्या बैलेट पेपर की सुविधा मिल सकती है या कोई और सुविधा मिल सकती है मतदान के लिए? देखिए, मतदान के लिए जैसा हमने बोला, जो मतदान या मतदाता सूची में आने का जो रूल है वो ये है, जहाँ पे आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स हैं, तो अगर आप कहीं नौकरी करने चल रहे हैं और वहीं रह रहे हैं, तो सबसे अच्छा उपाय तो उसका यह है कि आप अपना वहाँ की वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा लें। लेकिन अगर आपने किसी कारणवश नहीं करवाया और आप यहीं आके करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको आकर करना पड़ेगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट की सुविधा उनके लिए है जो सर्विस वोटर रहते हैं, हमारे जो फौजी लोग हैं, बिकॉज उनको कहीं कहीं जाना पड़ता है। बट एक आम नागरिक जो अपनी मंशा से गया है दूसरी जगह काम करने, उसके पास ऑप्शन है कि वो वहाँ की लिस्ट में अपना नाम ऐड करवा ले और वहाँ पर वोट करें, नहीं तो यहाँ आकर अपना वोट करें। और उस दिन की स्पेशल छुट्टी तो मिलती ही है, जिस दिन जहाँ का वोटर है वहाँ अगर उसका वोटिंग जिस दिन होगी उसको वहाँ की छुट्टी मिलेगी। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, आप अपना नाम बताएं। जी, मैं उमेश जोशी द्वारका दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी उमेश जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। जी, मेरी पृष्ठभूमि गांव की है। जी, मैंने लंबे समय तक गांव के चुनाव भी देखे हैं और पिछले 50 वर्षों से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, तो दिल्ली के चुनाव भी देख रहा हूँ। तो मैंने ये देखा है कि पिछले कई दशकों से शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाता है, जबकि गांव के मुकाबले शहरों के मुकाबले गांव के मतदाता ज्यादा जागरूक हैं। शहर के मतदाताओं में जागरूकता क्यों नहीं पैदा हो रही है? हालांकि ये समाजशास्त्र का विषय है जी, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि उसके पीछे वजह क्या है कि वो जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं या अपने मताधिकार का प्रयोग करने क्यों नहीं चाहते हैं? जी धन्यवाद उमेश जी। तो अनुपमा जी, इनका कहना है उमेश जी का कि जो शहरी मतदाता है वो कम जागरूक क्यों हैं? नमस्कार उमेश जी। तो जैसे ईशा मैडम ने पहले ही बताया कि गांव के अंदर उनको लगता है कि उनकी पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, बिकॉज़ वो कुछ चेंजेस ला सकते हैं अपने गांव में अपनी वोटिंग करने से। और अर्बन अपैथी इसलिए है बिकॉज़ जो लोग सिटीज़ में रहते हैं उनको लगता है कि उनके वोट करने या ना करने से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा उनके वे ऑफ लिविंग में या वट एवर दे वॉन्ट, बिकॉज़ वो ज़्यादा कंट्रोल्ड होता है बाय द गवर्नमेंट, बिकॉज वो बिगर पॉलिसीज़ होती है। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स जिसके कारण कि उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम रहती है। जी, तो और इसमें मीडिया का जो रोल है बहुत अहम होता है। और मैं बताना चाहूँगी उमेश जी को भी और हमारे बाकी साथियों को भी कि आकाशवाणी नेटवर्क पर समय समय पर आप बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रम सुन सकते हैं जिसमें मतदाताओं के अधिकारों की बात होती है, उनके लिए सुविधाओं की बात होती है, और हमारे जो चुनाव अधिकारी हैं वो आते हैं स्टूडियो में, वो आपके सवालों का जवाब देते हैं और बहुत सारी जानकारी जो है उनसे मिलती है जो कि ऑथेंटिक होती है। तो हम भी अपनी भूमिका पूरी तरह निभाते हैं और इसीलिए इसी प्रक्रिया में आज का ये कार्यक्रम भी है। प्रतीक्षा है आपके सवालों की। आप के मन में कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी संशय है, अगर कहीं कोई सूचना आप तक पहुंची और आपको लगता है कि पता नहीं ये सही है या नहीं, तो वो भी आप इस समय कंफर्म कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 23421084, 23421084, 23422346, 23422346। दिल्ली के बाहर से अगर आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड 011 जरूर लगाएं। और अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर से हम अपने कॉलर से बात करेंगे। आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। मैं हूं मदन लाल, इंडियन क्रिकेटर, 1983 वर्ल्ड चैंपियन। मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपना वोट जरूर कास्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर आएं। जब भी कभी इलेक्शन का डेट आए आप वोट जरूर करिए। हर वोट जरूरी, सबको ये समझाना है, दुनिया में परचम अपना ये लहराना है। सरकार हमारी, अपना ये अधिकार हमारा, लोकतंत्र के आसमान में और उड़ाने भरना है।
अंदर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम हर बुधवार सुबह 10:10 पर, जिसमें आप चुनाव और मतदान के मुतालिक अपनी समस्या या जिज्ञासा को हमारे विशेषज्ञों से साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421084 और 23422346। STD कोड है 011। आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल आकाशवाणी गोल्ड, AIR लाइव न्यूज 24/7 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार सुबह 10:10 पर। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपके साथ है आकाशवाणी। जी, लोकतंत्र के महापर्व में आपके साथ है आकाशवाणी, और आकाशवाणी के स्टूडियो में इस समय हमारे साथ हैं ईशा खोसला जी, जिलाधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी नई दिल्ली, और अनुपमा चक्रवर्ती जी, SDM इलेक्शन नई दिल्ली। कार्यक्रम चल रहा है मतदाता जागरूकता का, विशेष फोन इन कार्यक्रम है। वेलकम बैक। आज का विषय शहरी मतदाता और सक्रिय सहभागिता। ईशा जी, हम बार बार बात कर रहे हैं वोटर लिस्ट में जो बदलाव होता है और जगह में जो बदलाव होता है। ऐसे में एक आम परेशानी जो होती है महिलाओं के साथ अक्सर होती है कि शादी के बाद उनका घर का पता बदल जाता है, और अगर वो गृहिणी हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स कई बार अपडेट नहीं होते तुरंत, क्योंकि उन्हें ज़्यादा ज़रूरत उसकी शायद नहीं पड़ती है। ऐसे में वो मताधिकार से वंचित ना रहें, उनके लिए क्या सुझाव आपका है? नीलम जी, उनके लिए मेरा ये सुझाव है कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो BLO जो रहता है अपने BLO को कॉल करें। BLO को अब जहां वो चली गई हैं शादी करके वहां बुलाएं, BLO वेरिफिकेशन कर देता है जी। तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फॉर्म 8 भरें और अपना एड्रेस चेंज करें, और उसमें BLO जाके वेरिफिकेशन कर लेगा कि हाँ ये जो महिला है ये यहीं पर रहती है। तो बहुत आसानी से चेंज हो जाएगा, बहुत ईजी काम है। बस उनको या तो वोटर ऐप पे अप्लाई करना है, वोटर हेल्पलाइन पे कॉल भी कर सकते हैं, या BLO को सीधा कॉल कर सकते हैं। BLO का नंबर CEO दिल्ली की वेबसाइट पर है, अपने BLO को बुलाएं, BLO घर आके फॉर्म भरेगा, और क्योंकि सिर्फ एड्रेस चेंज है वो BLO की वेरिफिकेशन पे ही चेंज हो जाता है एड्रेस। जी, तो ऐसे में क्या उन्हें शादी से जुड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट भी दिखाना होगा? दिखा दें तो ठीक है, बट बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेन उनका एड्रेस चेंज का वेरिफिकेशन है। और जो वहाँ का BLO होगा वहाँ के आस पड़ोस से भी पूछ लेता है, और BLO को उसी एरिया का होता है, उसको नॉलेज होता है हाँ ये शादी करके यहाँ आ गई है, इसी घर में है, वहाँ जाके वेरिफिकेशन करके कर सकता है। जी, घर में उनका उपस्थित होना ज़रूरी है उस समय। जी, और अक्सर एक और शिकायत जो है मतदाताओं की हम सुनते हैं कि वोटर ID कार्ड जो होता है उसमें जो हमारी तस्वीर होती है, अन्य सूचनाएं जो होती हैं, कुछ लोगों के मन में ये शिकायत होती है कि या तो तस्वीर ठीक नहीं है, या फिर जो उसमें सूचनाएं हैं वो ठीक नहीं है। और ये वोटर ID कार्ड सिर्फ वोट देने के काम आता है, लेकिन एक पहचान पत्र के तौर पर वो कहीं और इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ये शिकायत भी रहती है। मैं चाहूंगी अनुपमा जी आप इसका जवाब जरूर दें, लेकिन उससे पहले हमारे एक कॉलर हैं, उनको प्रतीक्षा नहीं कराते हैं, उनका सवाल हम लेते हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नाम बताइए। शुक्रिया जी, राजेंद्र बोल रहे हैं हिसार से जी। राजेंद्र जी हिसार से। हाँ जी, मैं ये कहता था, ये जो युवा वोटर आप कम दे रहे हैं, ये बात हो रही है ना, तो कुछ तकनीक का ही सहायता लिया जाए। जैसे कोई वोट देने जाता है तो वहाँ 2-2, 3-3 रजिस्टर चेक किया जाता है, उसमें बहुत टाइम ज्यादा लग जाता है। तो युवा सोचता है इतना टाइम क्यों खराब, और जो तकनीक का सहायता ली जाए तो उसमें जल्दी से पता लग जाए कि इसका वोटर बना हुआ है या नहीं, वो इस करके टाइम। और जो आप नोट बटन है वो जो भैया किसी उम्मीदवार को वोट नहीं जाएगा, ये है थोड़ी सी इसमें टाइम बहुत ज्यादा लोगों को भी खराब होता है। मान लो 3 वोटर आगे खड़े हैं, वो किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, तो फिर वो पिछले वाले का तो टाइम बहुत ज्यादा खराब हो जाए। चुनाव आयोग को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। युवा भाई टाइम अपना बर्बाद नहीं करना चाहते, जल्दी से जल्दी हो। जी, आपका सवाल हम तक पहुंच गया, धन्यवाद। जी ईशा जी। इसमें आपको बता देंगे, जैसे आपने बोला युवा अपना टाइम कम लगाए, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ये एक वोटिंग जो है 5 साल में एक बार आती है, और बहुत सारा तकनीकी ECI ने बहुत सारी तकनीकी उपलब्धियां कराई हैं, जिससे वोटिंग का प्रक्रिया बहुत आसान हो गया है। अब वोटिंग पोलिंग स्टेशन पर बहुत सुविधाएं प्रोवाइड करी जाती हैं। आपका वहाँ पर क्रच बनाया जाता है ताकि जो महिलाएं आती हैं या महिलाओं का स्टाफ है वहाँ बच्चे रह सकें, और वहाँ पर वेटिंग शेड बनाया जाता है, और बहुत ही सही सुविधाएं ताकि ईजिली वोटर चला जाए। बट जो
जो आपका कहना है कि उनका टाइम खराब ना हो, तो ये मेरा आपसे और बाकी सभी से अनुरोध है युवाओं से, वोटिंग करने में कभी टाइम खराब नहीं होता। हम कहीं पर खाना खाना जाते हैं रेस्टोरेंट में, 20 मिनट वो भी हमारे टेबल पे खाना खाने के लिए लाता है। तो हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि जब हम वोट देने जा रहे हैं, जो हमारा अधिकार है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि हमें टाइम खराब होगा। और जो आगे 3 लोग नोटा को भी कर रहे हैं, तो नोटा वो भी उनका अधिकार है, वो अपना अधिकार एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो युवाओं के मन में जो हमें यही बदलाव लाना है कि वोटिंग करना टाइम खराब करना नहीं है। अगर 10 मिनट लाइन में खड़ा भी होना पड़ जाए तो हमें वो 10 मिनट देश के लिए देने चाहिए। जी बिल्कुल। और ये जो भाव होता है कि मैं खुद अपनी सरकार बना रहा हूँ, ये बेहद गर्व की अनुभूति देता है। तो ऐसे में जो इसका रास्ता जो है वो मताधिकार से ही जाता है। एक और कॉलर हैं हमारे साथ, कार्यक्रम में स्वागत आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। जी अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। जी मैं विपिन बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश सागर से। जी मैम मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल में ये था कि जो बुजुर्ग लोग हैं और जो दिव्यांग लोग हैं, इनके लिए घर से मतदान की सुविधा है ऐसा अभी सुनने में मिला है, तो इनके लिए कहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और कब करना पड़ेगा, कितने दिन मतदान से पहले, और क्या BLO से संपर्क करना पड़ेगा या फिर कि वेबसाइट वगैरह या पर जाना पड़ेगा। और दूसरा सवाल में ये था कि जब मतदान होता है चुनाव के दिन, तो कई बार देखा जाता है कि जैसे मतदान के अंदर दूर दराज होता है, तो कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा वाहन मुहैया कराए जाते हैं, तो क्या ये भी आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है? जी धन्यवाद आपके सवाल के लिए। जी ईशा जी। इसमें आपको मैं बताना चाहेंगे, जैसा आपने बोला कि दिव्यांग और हमारे जो 85 साल से ऊपर बुजुर्ग हैं उनके लिए होम वोटिंग का ऑप्शन है, और जो BLO है वो आकर उनको फॉर्म 12D देकर जाएगा। ये प्रक्रिया 1 हफ्ता पहले शुरू हो जाती है, मतदान जिस दिन करना होता है उस जगह पे, और 3 दिन पहले तक उनको फॉर्म दिया जाता है, और वो फॉर्म भर के फिर BLO उनको बैलेट पेपर देता है और उनसे बैलेट पेपर पे वोटिंग करवाकर हमारा जो पोलिंग टीम है वो आ जाती है। तो इसके लिए BLO डायरेक्ट आएगा और पूछेगा, क्योंकि जो 85 साल के वोटर हैं वो हमारी वोटर लिस्ट में आइडेंटिफाइड होते हैं, तो BLO खुद घर जाके पूछेगा कि क्या आप पोस्टल बैलेट से वोट करना चाहते हैं या मतदाता केंद्र पर जाकर वोट करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हमारे जो 85 साल के बुजुर्ग हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि BLO खुद आएगा। ECI ने ये प्रावधान है, BLO आके उनसे ऑप्शन लेता है। नहीं तो आप अपने BLO से संपर्क कर सकते हैं कि हमें फॉर्म जो है आके दे जाइए, ताकि हम अपना वोटिंग पोस्टल बैलेट से करा सकें। और दूसरा आपने जो बताया कि आचार संहिता का वो उल्लंघन रहता है, क्योंकि इसीलिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि पोलिंग स्टेशन के कितने दूर तक आप गाड़ी नहीं ला सकते और वोटर्स को गाड़ी में नहीं लेके आ सकते, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है। इलेक्शन की पूरी मशीनरी उस टाइम पर एक्टिव रहती है और इंश्योर करती है कि कोई भी उल्लंघन MCC का नहीं हो। जी। और ऐसे में एक बार एक मतदाता की प्रतिक्रिया ये थी कि अगर कोई सुविधा प्रदान कर रहा है तो आप उस वाहन से चले जाएं जहां तक आप जा सकते हैं, लेकिन आप अंदर जाकर वोट किसे दे रहे हैं ये तो किसी को नहीं पता, और ये बहुत ही विशेषाधिकार ये है। तो आप उसी कैंडिडेट को वोट दें जिसे आप देना चाहते हैं, जिसे आप सही मानते हैं। लेकिन अगर कोई सुविधा है और वो सबकी नज़र में है और कानून के दायरे में है, तो सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। साथ साथ मैं नीलम जी आपको ये भी बताना चाहूँगी, अब हम इलेक्शन मशीनरी भी ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं। हम ई-रिक्शास प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं घर से, तो वो उनको ई-रिक्शा में हम मतदान केंद्र पर लेके आते हैं। तो ये सुविधा ECI के द्वारा हम लोगों के थ्रू पहुंचाया जा रहा है। हम ई-रिक्शा के थ्रू पोलिंग डे वाले दिन लोगों को लेकर आते हैं। जी। और अब आते हैं अपने उसी सवाल पर अनुपमा जी। कुछ मतदाताओं के मन में ये शिकायत रहती है कि हमारा वोटर ID कार्ड अच्छा नहीं है और बाकी जगह हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाते, पहचान पत्र के तौर पर सिर्फ वोट देने के काम आता है। तो उनकी इस शिकायत का क्या जवाब? तो नीलम जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वह अपनी लेटेस्ट फोटोग्राफ देके उसको फोटोग्राफ को अपडेट कर सकते हैं जी। और यदि उनको लगता है कि उनकी कोई डिटेल्स जो हैं वो ठीक नहीं है, तो फॉर्म 8 भरकर एंड वो उसको चेंज कर सकते हैं जी। तो ऑफ कोर्स इलेक्शन कार्ड तो इलेक्शंस के लिए है, बट अगर ID के लिए भी यूज़ करते हैं तो वो उसको अपडेट कर सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एंड अब तो ऑनलाइन भी किया जा सकता है, सब कुछ एप्लीकेशन ऑनलाइन किया जा सकता है। NVSP की साइट है एंड वोटर हेल्पलाइन ऐप है, दोनों में से किसी में भी वो अप्लाई कर लेंगे तो उनका हो जाएगा चेंज। जी। अगर उसमें कहीं कुछ भी गलत प्रिंट हो गया है या तस्वीर ठीक नहीं है तो उसे अपडेट कराया जा सकता है। और नए वोटर ID कार्ड्स तो बहुत ही सुंदर से बनकर आए हैं, हमने देखे, हमारे कुछ मतदाताओं ने हमारे साथ शेयर भी किए हैं। तो अगर इस तरह की शिकायत है तो मुझे लगता है बहुत आसानी से ये दूर हो सकती है। जी। ईशा जी,
ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव की अगर हम बात करें तो उन्होंने अभी तक मटके का पानी, पीपल की छांव सब बचा कर रखी हुई है। शहरों में गर्मी का प्रकोप ज्यादा महसूस किया जाता है और अब जब चुनाव होने जा रहे हैं, और अगर हम दिल्ली की बात करें तो छठे चरण में 25 मई को जब चुनाव है तो खूब गर्मी उस समय होती है। मतदाताओं के लिए क्या सुविधा पोलिंग बूथ पर रहेगी और क्या परामर्श उनके लिए है? हम पोलिंग बूथ के अंदर हम वेटिंग शेड बनाकर रखते हैं ताकि उनको धूप में ना बैठना पड़े। पानी की व्यवस्था की जाती है और क्रश की व्यवस्था है कि अगर वो छोटे बच्चों को लेकर आते हैं तो बैठा सकता है। प्लस हमारी मेडिकल टीम रहती है वहाँ पे, बेसिक फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे वोटर मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लंबी लाइन में खड़े ना होना पड़े। और हम लोग जैसे जो हमारे दिव्यांग हैं उनके लिए व्हील चेयर्स का प्रबंध करते हैं और रिक्शा का ई रिक्शा की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं उनको घर से ले जाने लाने जाने के लिए, ताकि गर्मी में उनको कम से कम समय बाहर रहना पड़े। जी, और ऐसे में वो सावधानियां तो बरती ही जा सकती हैं जो आम तौर पर कोई भी नागरिक गर्मी में बाहर निकलते समय इस्तेमाल करता है। हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि कुछ देर लाइन में खड़ा होना पड़े, तो वो समय जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी ना रहे, इसके लिए मुझे लगता है कि जागरूकता में ये हिस्सा भी शामिल है कि अपना भी ध्यान रखें। और एक और कॉलर हमारे साथ इस समय है। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार, रघुविंदर सिंह बोल रहा हूँ, सुभाष नगर, नई दिल्ली से। जी गोविंदर जी। रघुविंदर मैडम। रघुविंदर जी, जी आपका स्वागत कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछें। थैंक यू मैडम। मेरा सवाल ये है कि जब इलेक्शन अनाउंस हो जाती हैं तो पार्टीज जो हैं वो बड़ी जोर जोर से स्पीकर पे अपना प्रचार करते हैं और डीजे बजाते हैं और लेट नाइट तक बजाते हैं। इससे वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि किसी के पेपर हो रहे हैं, कोई बीमार है, तो इसको थामने के लिए किसको कांटेक्ट किया जाए और इसके लिए क्या प्रावधान इलेक्शन कमीशन ने रखे हुए हैं, कृपया बताने का कष्ट कीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सवाल के लिए। जी ईशा जी। इसमें रघुविंदर जी हम आपको बताना चाहेंगे कि लाउड स्पीकर यूज़ करने का समय रहता है, गाइडलाइंस रहती हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी कंप्लेंट है तो ईसीआई ने एक सी विजिल ऐप बनाया है जिसके अंदर सिटीजन्स अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। कोई भी उनको लगता है एमसीसी का वायलेशन हो रहा है तो आप सी विजिल ऐप के अंदर अपनी कंप्लेंट फोटो के साथ अपलोड कर दीजिए। जो कंसर्न आपका आरओ है या डीईओ है वो उसका ज़रूर निस्तार करेगा और इमीडिएटली विद इन 48 आवर्स हम उसका निस्तार करते हैं। तो सी विजिल ऐप पे आप ज़रूर अपनी कंप्लेंट डाल दीजिए। जी, और मुझे लगता है कि कई बार तो जाकर सिर्फ बात करने से ही समस्या जो है वो सुलझ जाती है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन करना अच्छी बात नहीं है और दंडनीय अपराध भी होता है। तो ऐसे में एक जागरूक नागरिक के तौर पर अगर जाकर अपनी शिकायत सीधे कैंडिडेट से बताई जाए या उस समय जो आपके सामने प्रचार कर रहे हैं लोग, उनसे बात की जाए तो कई बार वो समस्या तुरंत सुलझ भी जाती है। अनुपमा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि चुनाव प्रचार के दौरान जब घर घर कैंडिडेट्स जाते हैं उस समय जो मतदाता हैं वो ये चाहते हैं कि तुरंत, क्योंकि कैंडिडेट हमारे सामने तो हम बहुत सारी बातें इनसे इस समय कर लें, उस वक्त ज़्यादा बात हो नहीं पाती है, वो कई बार उसके बारे में जानकारी भी चाहते हैं, उम्मीदवार के बारे में भी, जबकि चुनाव आयोग की वेबसाइट जो है उस पर खूब सारी जानकारी पहले से होती है। तो थोड़ा सा इस वेबसाइट के बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए ताकि वोट देने से पहले वो अपने कैंडिडेट को अच्छे से जान ले। तो इसके अंदर हमारी एक ऐप भी है, नो योर कैंडिडेट जी। तो उसके अंदर पूरी डिटेल्स कैंडिडेट के बारे में, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन कौन है और उन्होंने मतलब उनका जो भी बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस वो उसमें दिया होता है। तो नो योर कैंडिडेट ऐप जो है उसको डाउनलोड करके उसमें देख सकते हैं। जी, उसमें वो देख सकते हैं। जी जी जी। और इस तरह के कौन से ऐप या वेबसाइट्स हैं जिनसे चुनाव से पहले मतदाता जो है उसे बहुत सारी जानकारी एक साथ एक मंच पर प्राप्त हो सकती है? मैडम इसमें आप बताएंगे। वो इसमें आप जो हमारा सबसे पहले तो ईसीआई की वेबसाइट है और सीईओ दिल्ली की वेबसाइट है। तो आप हमारे जो मतदाता है कुछ भी जानकारी जानना चाहते हैं कि उनका नाम कैसे ऐड होगा, कैसे डिलीशन करना है, उससे कर सकते हैं। फिर वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसमें वो अपना नाम, अपने इलेक्टोरल रोल से संबंधित जो भी क्वेश्चन है कर सकते हैं। नो योर कैंडिडेट ऐप है, नो योर कैंडिडेट ऐप से वो पता कर सकते हैं कि उनका कैंडिडेट कौन है, उसका एफिडेविट अपलोड होता है और उसके सारे बैकग्राउंड वगैरह उसके अंदर
लिखा रहता है। साथ ही साथ जैसे बनता है ECI की वेबसाइट है, ECI की वेबसाइट पर उनको किसी भी तरह का कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की क्या गाइडलाइंस हैं, उसमें ई बुक्स है, ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं। उसके अंदर कुछ केस स्टडीज भी रहती है, तो वो जो हमारे मतदाता हैं वो उसको देख सकते हैं ECI की वेबसाइट पर, CEO दिल्ली की वेबसाइट पे, वोटर हेल्पलाइन ऐप पे। और कोई कंप्लेंट करना हो तो वो C-Vigil ऐप पे कंप्लेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारी IT एप्लीकेशंस ECI ने बनाई हैं जिसके माध्यम से वो मतदाता अपनी रुचि के अनुसार इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। जी, एक और कॉलर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। जी नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार मैम, मैं लेह से बोल रहा हूँ जी, और मेरा नाम बाबूलाल जहांगीर है। जी बाबूलाल जी, आप स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी सवाल पूछिए। धन्यवाद आपका मैम। मैं ये जानना चाहता था, जो अभी केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं वो अपने स्टेट से दूसरी जगह पे पोस्टेड है और उनके स्टेट में उनका वो पोलिंग होता है, तो वो किस प्रकार से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जी, वो अपने जो आर्मी सर्विसेज है उनके लिए तो आपने पोस्टल बैलेट कर रखा है, केंद्र सरकार के लिए कुछ है क्या इसके संबंध में? जी धन्यवाद आपका सवाल के लिए। जी ईशा जी, इसमें बाबूलाल जी आपको बताना चाहेंगे कि जैसे पहले ही बताया कि हर सिटीजन का ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो जहाँ पर जॉब कर रहा है, जहाँ पर वो ऑर्डिनरी रह रहा है, वहाँ पर उसको अपना मतदान शिफ्ट करवा लेना चाहिए। तो अगर कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है महाराष्ट्र से आके, तो उसको अपना दिल्ली में मतदान शिफ्ट करवा लेना चाहिए। नहीं तो अगर वो महाराष्ट्र में ही रखना चाहता है तो जिस दिन महाराष्ट्र में वोट होगा उस दिन उसको स्पेशल लीव मिलेगी और वो उस दिन जाकर वोट कर सकता है। लेकिन उनको सर्विस वोटर नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना मतदान चेंज करा दें, और वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज भी नहीं होते हैं। तो 1 साल 2 साल वो वहाँ जिस जगह पर रहते हैं, तो ये हिदायत है कि आप लोग अपना मतदान उसी जगह पर बनाएं जहाँ पर रहते हैं। जी, अगर लंबे समय कहीं भी रहना पड़ रहा है तो यही सुझाव है और सही यही रहेगा कि हम वहीं से वोट दें और अपना जो वोटर ID है वो हम चेंज भी करा सकते हैं। जी, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो है इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके मन में जो सवाल है, जो हमें कॉल नहीं कर पाए हैं, उन्हें भी उन सवालों का जवाब मिल रहा होगा इन कॉलर्स के माध्यम से। और इसी बात पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से जुड़ते हैं। आप सुन रहे हैं मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। मैं जफर इकबाल आपके रूबरू हूँ और मैं भारतीय हॉकी टीम का कप्तान और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और इस बार जो 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, मैं सब नागरिकों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जरूर अपना वोट दें और अपने वोट की वैल्यू समझें, और जो भी जीतेगा वो हिंदुस्तान को आगे ले जाएगा। और मैं समझता हूँ कि वोट देना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है लाइफ में, जो कि मैं समझूंगा कि आप जरूर वोट देने जाएंगे और जरूर अपने वोट की वैल्यू समझेंगे। वेलकम बैक। इस ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत कार्यक्रम में। फोन इन कार्यक्रम ये चल रहा है मतदाता जागरूकता से जुड़ा हुआ। विषय है शहरी मतदाता और सक्रिय सहभागिता। हमारे बहुत सारे कॉलर्स हमें फोन कर चुके हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा चुके हैं, और जिस नंबर से हमसे जुड़े हैं वो नंबर है 23421084 23422346 23421084। दूसरा नंबर है 23422346 और दिल्ली का STD कोड तो आप जानते ही हैं 011011। और हम बात कर रहे हैं जब मतदान की, तो कुछ पंक्तियां मुझे यहाँ इस समय याद आ रही हैं कि समय खड़ा है सामने जो कह रहा है लौट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर, तू वोट कर। ये मूल मंत्र यंत्र का, ये मंत्र लोकतंत्र का, ये देश हित का सूत्र है, तू देश हित में वोट कर। तो ईशा जी, जब देश हित में वोट करने की बात आती है तो ये जो अधिकार हमें मिला है और जो कर्तव्य है हमारा, ये बना रहे, इसका पालन होता रहे। इसके लिए अगर वोटर ID लिस्ट जो है उसमें कुछ बदलाव करवाना है, क्या सुझाव है हमारे लिसनर्स के लिए, हमारे वोटर्स के लिए कि
अभी भी समय रहते वो क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं या क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले मैं हमारे जो श्रोता हैं उनको बताना चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर चेक कर लीजिए कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है, कहीं वो डिलीट तो नहीं हो गया है, क्योंकि अभी भी समय है। आप अपना नाम ऐड करवा सकते हैं फॉर्म 6 के अंदर। जो हमारे युवा वोटर हैं जो 18 साल के हो गए हैं और उनका नाम अभी तक नहीं जुड़ा है, वो अपना नाम ऐड करवा सकते हैं। और जो हमारे मतदाता हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, वो भी फॉर्म 8 भर के अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। क्योंकि हमारा अभी चुनाव जो है अनाउंस हो गया है, तो हम चाहेंगे हमारे सारे मतदाता जागरूक होकर, और जो प्रोस्पेक्टिव मतदाता है 18 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं वो अपना नाम ऐड करवाएं। सभी लोग अपना नाम चेक करें कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है, कटा तो नहीं है, और समय रहते ही फॉर्म 6 भर दें और समय रहते फॉर्म 8 भर दें अगर वो एक पते से दूसरे पते पर शिफ्ट हो गए हैं, ताकि वोटिंग वाले दिन उनको सरप्राइज ना हो कि हमारा नाम वोटिंग लिस्ट में या किसी पोलिंग स्टेशन में नहीं है। जी, एक बार एक हमारी टॉकर हैं कार्यक्रम में, वो अपना अनुभव शेयर कर रही थी, तो उन्होंने यही बताया कि वो अपनी ससुराल पहुंची, अलग से प्रबंध किया जाने का और छुट्टी ली उन्होंने, और जब वहां पहुंची वो वोट देने के लिए तो उन्होंने चेक किया कि उनका नाम ही नहीं था वहां पर। तो उन्होंने कहा कि मुझे परिजनों से मिलकर तो खुशी हुई, लेकिन मैं वोट नहीं दे पाई, इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। तो इस तरह के कुछ अनुभव ना रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि समय रहते आप अपना मतदान जो है वो सूची में एक बार मतदान जरूर दें और नाम अपना चेक कर ले सूची में। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं इस समय, आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी। जी, आप अपना नाम बताएं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी मैडम जी, मेरा नाम ब्रह्मदत्त है, मैं रोहिणी दिल्ली 83 से बोल रहा हूँ। जी जी ब्रह्मदत्त जी, क्या सवाल है आपका? जी, सवाल मैडम मेरा ये है, हमारे पड़ोस में ना एक मकान बेचा एक पिताजी ने, तो उनके ना 4 बच्चे हैं, बड़े बड़े युवा हैं, तो उनके वोटिंग कार्ड अब जो है निष्क्रिय हो गए हैं, तो वो कैसे मतदान करेंगे? अब वो सक्रिय वोट कार्ड नहीं रहे उनके। इस संदर्भ में जानकारी चाहता था कि अब उनके पते की पुष्टि किस आधार पे होगी, क्योंकि उनके अपने मकान तो रहे नहीं, अपना हिस्सा ले लेके वो चले गए हैं, दाएं बाएं किराए पे रह रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा ईशा मैम कि ओ की करिए हुण इस वेले रोल फुल गए ने मुंडिया सारे मकान वेच के ना प्यो ने सारे देता जे, ते हुण मुंडे कहंदे ने मतलब जवान हैगे ने सारे, तो की करिए? जी, यानी मूल सवाल जो है वो यही है कि जो पता है वो बदल गया है, अब तो क्या करें, मतदान कैसे करें? जी, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी आपका। इसमें ब्रह्मदत्त जी हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारा अभी पीछे डोर टू डोर सर्वे किया था BLOs ने, जिसमें BLO ने घर घर जाके चेक किया था कि वो मतदाता वहाँ पे उपस्थित है या नहीं, तो अगर तो उस समय वो शिफ्ट हो गए होंगे तो ऑलरेडी फॉर्म 7 की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी। दूसरा सुझाव उन बच्चों से ये है कि वो अपना फॉर्म 8 भरें और अपना पता चेंज करवाएं, क्योंकि अगर वो अपना पता चेंज करवाएंगे तभी उनको पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में जाकर मतदान करने का अधिकार मिलेगा। तो उनसे अनुरोध है, जैसा हमने अभी बताया, अभी भी आप फॉर्म 8 भर सकते हैं पता चेंज करवाने के लिए। तो वो चारों लोग अपना फॉर्म 8 भरकर अपना मतदाता सूची में नाम को और एड्रेस को अपडेट करवा लें। जी, और अनुपमा जी आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब बात चल रही है किराए के घर में रहने की, तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जिस घर में रह रहे होते हैं किराएदार को वो बदलना पड़ता है परिस्थितिवश। तो ऐसे में वोटर ID कार्ड पर जो पता है, अगर वो कुछ समय के लिए कहीं और चले गए हैं, किराए के मकान पर ही हैं, तो वो भी स्थायी पता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? क्या हर बार पता बदलवाना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है नीलम जी कि अगर उन्होंने अपना एड्रेस चेंज किया है तो उसको चेंज करा ले, मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म 8 भरेंगे एंड वो हो जाएगा। बिकॉज अदरवाइज अगर BLO चेक करने गया और वो वहाँ पर रहते हुए नहीं पाए गए तो फिर उनका इलेक्शन कार्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो अननेसेसरली ऐसी सिचुएशन में क्यों रहे? तो ये कि उनकी आइडेंटिफिकेशन है एंड वो अपना वोट भी कास्ट करेंगे, तो इसलिए उनको अगर जब भी जितनी बार भी शिफ्ट करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना एड्रेस चेंज कराना बहुत ज़रूरी है। जी, और ऐसे में एक परिस्थिति कई बार ये भी बनती है कि लंबे समय के लिए कोई कहीं बाहर गया है, घर का पता वही है, उसी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन अगर कभी BLO जाएं उस वक्त वो ना मिले, घर पर बंद है, घर ताला लगा हुआ है, तो क्या प्रक्रिया है? क्या वो पड़ोसियों से कंफर्म करते हैं या कैसे कंफर्म किया जाता है?
इसको नीलम जी एब्सेंटी वोटर कहा जाता है। तो उसको हम पहली बार में ऐसा डिलीट नहीं कर देते हैं। अगर पड़ोसी बता देते हैं कि ये लोग कहीं गए हुए हैं और वापस आ जाएंगे तो उसको डिलीशन नहीं माना जाता। वो एब्सेंटी वोटर के नाम पे एब्सेंटी वोटर माने जाते हैं अनलेस वो परमानेंटली वहाँ से शिफ्ट हो जाए। तो जब हमारा BLO जाता है बहुत सुचारू रूप से इंक्वायरी करता है, आस पड़ोस से भी इंक्वायरी करता है कि ये लोग कब गए, कहाँ गए और कब तक इनके वापस आने की प्रक्रिया है। तो तब तक उनका नाम नहीं करता है जब तक वो परमानेंटली शिफ्ट ना हो जाए। एब्सेंटी वोटर्स में उनका नाम दर्ज रहता है। जी, और क्या कोई भी उनके बिहाफ पर इस तरह से बता सकता है कि अब वो शिफ्ट हो गए हैं या फिर उनका अपना स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है? अगर कोई बता देता है शिफ्ट होते हैं और उसके बेसिस पे कोई फॉर्म 7 भर देता है तो एक नोटिस दिया जाता है और उनको बुलाकर उनसे पूछा भी जाता है। तो मतदाता को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो आके बताए कि क्या वो सच में शिफ्ट हो गया है या नहीं हुआ है। जी, किसी तरह की गलतफहमी 15 दिन का नोटिस दिया जाता है ताकि किसी के कहने पर भी डिलीशन नहीं होता। एक पूरी प्रक्रिया है डिलीशन की जिसके अंदर नोटिस पीरियड भी है 15 दिन का। तो उस 15 दिन के अंदर अंदर उसके कोई जानकार या वो खुद आके भी बता सकता है कि हम यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए हैं या टेम्परली गए हैं, परमानेंटली नहीं गए हैं। जी, एक और कॉलर हैं हमारे साथ इस समय जुड़े हैं। जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। मैं रोहतास शर्मा बोल रहा हूँ जी, गोकुलपुर विधानसभा भागीरथी बिहार से। जी, रोहतास जी। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम कैसे चेक किया जाए कि भाई वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं। तो क्या क्या प्रोसीजर है उसके लिए चेक करने के लिए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। तो ईशा जी, हम बार बार जैसा कि कह रहे हैं कि आप वोटर लिस्ट में नाम जरूर चेक करें, तो यही जानना चाहते हैं कि कैसे चेक करें? ECI की वेबसाइट पे आप नाम चेक कर सकते हैं क्योंकि ये दिल्ली के बाहर के हैं। तो ECI की वेबसाइट पे जाके वोटर लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं या ये अपना इनका जो ERO होगा उसके पास जा सकते हैं या BLO को फोन करके बुला सकते हैं और BLO अपनी BLO ऐप से चेक करके बता सकता है कि इनका नाम किस सेक्शन में किस पार्ट में दर्ज है। या ऑनलाइन खुद भी ECI की वेबसाइट पे कोई भी चेक कर सकता है कि उनका नाम दर्ज है और किस पार्ट और सेक्शन में दर्ज है। जी, एक बार इसी तरह का अनुभव किसी ने साझा किया था कि इलेक्शन कमीशन के नाम पर अगर कोई आता है और वो हमसे जानकारी चाहता है हमारे परिजनों की, उम्र की, एड्रेस की, तो क्या हम सबको अपनी जानकारी साझा करें या उनके पास भी कोई ID कार्ड होता है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो हमें पहले चेक करना चाहिए? BLO जो आता है घर पे तो BLO के पास BLO ID कार्ड होता है, उसको जरूर देखें। क्योंकि अब हम हमेशा बोलते हैं कि कोई भी अपने आप को किसी संस्था के साथ अगर बता रहा है ECI के साथ तो उसका ID कार्ड जरूर देखें, BLO का ID कार्ड देखें और उसके बाद उसको जानकारी साझा करें। जी, यानी अपनी जानकारी साझा करने से पहले आपका भी ये फर्ज बनता है, हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो टॉकर्स इस समय हमें सुन रहे हैं, कि आप भी एक बार आई कार्ड जरूर देखें और सम्मानपूर्वक आपस में बात की जा सकती है। जो भी अधिकारी आएंगे उनका पद कोई भी हो, अगर वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और जिम्मेदार वो एक सर्विस कर रहे हैं तो वो भी अपना आई कार्ड लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे। उसके बाद आप सही जानकारी उनसे जरूर साझी करें ताकि मतदान की प्रक्रिया जो है ये दो तरफा है। इसमें इलेक्शन कमीशन बहुत कुछ करता है लेकिन वो हमारे लिए यानी वोटर्स के लिए किया जाता है। तो जब हम प्रतिक्रिया सही देंगे, हम सहभागिता उसमें रखेंगे और सक्रिय रहेंगे, तभी ये पूरी प्रक्रिया जो है ये सफल होती है। और ऐसे में फिर बाद में गर्व के साथ ये कहा जा सकता है कि मैंने अपना उम्मीदवार चुना और मेरे उम्मीदवार ने मेरी पसंद की सरकार बनाई जो अब मेरे लिए फैसले लेगी, ऐसी नीतियां बनाएगी जिनका मुझ पर प्रभाव पड़ता है। तो मैं यहाँ एक सवाल अनुपमा जी आपसे पूछना चाहूंगी कि स्कूल जो है, हालांकि उसके जो विद्यार्थी हैं वो वोट देने की उम्र तक तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शहरी मतदाता जो है, ऐसे में क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समय बच्चों के साथ नहीं बिता पाते, तो स्कूल में जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी जानकारी कई बार उनको देते हैं। तो उन टीचर्स को आप क्या कहेंगी, वो कैसे इन बच्चों को जो 16-17 साल तक की उम्र के हो गए हैं उनको आगामी चुनावों के लिए तैयार करें ताकि हमारा जो शहरी मतदान प्रतिशत है वो सही रहे? तो नीलम जी, इसके लिए बताना चाहूँगी कि ECI ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब स्टार्ट किए हुए हैं। तो हर एक स्कूल में हमने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब स्टार्ट किए हुए हैं। तो वहाँ का एक नोडल ऑफिसर होता है, तो एक उनके टीचर होती है जो इलेक्शंस के बारे में इन बच्चों को बताते हैं। तो इसको लेके पर्टिकुलर बुक्स भी हैं। ECL जो हमारी लिटरेसी क्लब है उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी भी होती रहती है। बहुत अच्छे पोस्टर्स को लेके कुछ गेम्स के फॉर्म में उसको उन्होंने किया हुआ है। तो जब उसको वो करते हैं तो बच्चों को, जब वो 11th क्लास 12th क्लास में होते हैं, तभी उनको पता चल जाता है कि उन्होंने फॉर्म 6 भरना है, कैसे वोटर बनना है, कैसे उनकी
वोटर अवेयरनेस होनी चाहिए, पॉलिटिक्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए जी। तो तभी वो आगे जाके कुछ और डिसीजन ले सकेंगे, बिकॉज कॉलेज में भी जाके तो फिर वो वोटिंग होती है ना जी जी इन द कॉलेजेस आल्सो जी, और वो फाउंडेशन जो है वो मजबूत रहेगी, नींव मजबूत रहेगी। जी, एक और कॉलर जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। जी, आपका स्वागत, नमस्कार। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जी, नाम बताइए। मेरा नाम सुखदेव है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी सुखदेव जी। हाँ मैडम, मेरा ये सवाल है कि ए और बी पार्टी, दो पार्टियां हैं, वो गठबंधन करती हैं, ठीक है, और उनमें से एक ही बंदा खड़ा करेगा एक जगह के लिए, है, तो वो सपोज ए पार्टी खड़ा करती है अपना आदमी और बी उस जगह पे साइलेंट रहती है, और वोटर को पता नहीं होता कि भाई यहाँ पे बी का बंदा खड़ा है या नहीं खड़ा। अगर वो बी का बटन दबा देते तो वो वोट का नल एंड वाइड हो जाएगा, या उसको कहाँ काउंट करेंगे? जी, आपका सवाल है कि अगर दो पार्टीज के बीच गठबंधन होता है और उनमें से एक को वो अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो वोटर को इस बारे में ज्यादा जानकारी कैसे मिल सकती है? जी ईशा जी। जैसा कि आपको बताया कि नो योर कैंडिडेट है, तो ऐसा कभी जो बैलेट बनेगा, जो ईवीएम पे बैलेट बनेगा, उस पर उस पार्टी का नाम नहीं आएगा, क्योंकि ईवीएम जो बनती है कैंडिडेट के अनुसार बनती है, तो उसमें कैंडिडेट की सूची रहेगी। तो आप नो योर कैंडिडेट में अपने कैंडिडेट्स जान सकते हैं कि ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, और ईवीएम के बैलेट पे सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स का नाम आएगा जो कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर दो पार्टी ने गठबंधन कर दिया और एक ने ही अपना जो कैंडिडेट है खड़ा किया, तो उसी कैंडिडेट का नाम उस पे मशीन पर आएगा, दूसरे का पार्टी का नाम कभी भी नहीं आता है बिना कैंडिडेट के। तो ये गलती नहीं हो सकती है। जी, तो कई बार क्या होता है, कुछ भ्रम की स्थितियां होती हैं, हम ऐसा सोच लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्थिति है वो कुछ और होती है, क्योंकि नियमों के अनुसार बहुत सारी चीजें होती हैं। और ऐसे ही कुछ नियम, इसी तरह की जानकारियां आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सब तक पहुंची हैं, हमारे वोटर्स तक, हमारे लिसनर्स तक पहुंची हैं। ये रहा हमारा आज मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम, और आज का विषय था शहरी मतदाता और सक्रिय सहभागिता। आज कार्यक्रम में हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित थी ईशा खोसला जी, जिलाधिकारी, जिला चुनाव अधिकारी नई दिल्ली, और अनुपमा चक्रवर्ती, एसडीएम इलेक्शन नई दिल्ली। आप सभी ने अपने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं उनका जवाब हमारे एक्सपर्ट्स ने दिया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि भारत को लोकतंत्र की जननी जब कहा जाता है, तो हमने लोकतंत्र जो है उसकी भावना को पूरी तरह आत्मसात किया है। घर में कई बार अगर खाने की डिमांड की जाती है, तब भी जो ज्यादा डिमांड हो रही है, ज्यादा घर के परिवार जो खाना चाहते हैं वही बनता है। तो इसमें वैसे भी हम बहुमत का सम्मान जगह जगह करते हैं। ये बहुत छोटा सा उदाहरण है। आपके जो भी सवाल हो, जो भी संशय हो, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से, आकाशवाणी नेटवर्क के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उन सब का उत्तर आप तक पहुंचता रहे समय समय पर, और इसीलिए हम विशेष कार्यक्रम लेकर आते हैं। कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार, वीके तोमर, पैनल पर हमारे साथी अरविंद के साथ मैं नीलम मलकाने इस विशेष कार्यक्रम से अनुमति लेती हूं। और हमारे दोनों जो गेस्ट हैं, हमारे एक्सपर्ट हैं, आप स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। 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 अभी आप सुन रहे थे मतदाता जागरूकता पर विशेष फोन इन कार्यक्रम। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। निरंतर चलना है, हर कदम बढ़ाना है, प्रजातंत्र सींचना है, अधिकार छीनना है। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विशेष फोन इन कार्यक्रम हर बुधवार सुबह 10:10 पर, जिसमें आप चुनाव और मतदान के मुतालिक अपनी समस्या या जिज्ञासा को हमारे विशेषज्ञों से साझा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 23421084 और 23422346। एसटीडी कोड है 011। आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल आकाशवाणी गोल्ड, AIR लाइव न्यूज 24/7 और न्यूज ऑन एयर ऐप पर इसे आप सुन सकते हैं हर बुधवार सुबह 10:10 पर। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपके साथ है आकाशवाणी।